अस्सलाम वालेकुम। नो BS कास्ट के अगले पॉडकास्ट के साथ उस्मान खान आपके सामने। सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो मेरा हर दफ़ा का डिस्क्लेमर होता है, नाम पे मत जाइएगा। BS का वर्ड यूज़ करने का मकसद किसी को बिलिटल करना नहीं है, बट सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ हाईलाइट करना है कि हमारी पॉडकास्ट जो है वो क्लटर को हटाने के लिए है। हमारा जो एम है वो यही है कि हम क्लटर से बाहर निकलें। I always love to have honest conversations with my guests. हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर जो भी गेस्ट आए वो अपने आप को सूडो फिलोसोफर बना कर आए और वो ये शो करे कि जी उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो बाकी सब फिलॉसफी से बेहतर है। आज के मेरे गेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट सेलिब्रिटीज़ इज़ हसीब खान। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। हसीब भाई, मेरे जो भी गेस्ट आते हैं सबसे पहले मेरी पॉडकास्ट पे मैं उनसे एक नो BS ओथ लेता हूँ। ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं ओथ आपको लिखा हुआ दूंगा। आई वांट यू टू होल्ड योर पिंकी फिंगर लाइक दिस एंड प्लीज रीड दिस ओथ। ओके जी, हियर वी गो। I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. Cross my heart. थैंक यू सो मच हसीब भाई। जी सो हसीब भाई, 60 seconds, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यार, मैं एक टीचर हूँ जो अपने आप को कहलाता हूँ कि दुनिया मुझे इसी नाम से ही जाने। उसके बाद एक एक्टर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुछ मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, कुछ सेशंस, और उसके बाद एज अ कॉन्सेप्ट डेवलपर और एज अ कंटेंट डेवलपर अपने आप को ग्रूम किया है। और मुझे लगता है कि मेरी जो 3 दिहाइयों का जो एक्सपीरियंस है वो इसी के गिर्द ही रिवॉल्व करता है। सो आपको अगर मैंने आपको वन वर्ड इंट्रोडक्शन कराना हो, मैं आपको एक टीचर के तौर पे कराऊं, मार्केटर के तौर पे कराऊं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पे कराऊं, या एक एक्टर या सेलिब्रिटी के तौर? देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है उस्ताद का कॉन्सेप्ट कि मैं उस्ताद हूँ, तो वो मेरे लिए वो चीज़ सबसे पहले है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही एज ए टीचर किया था, तो मेरे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एज एन एक्टर, जो सारी दुनिया जानती है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जो मुझे जानते हैं एज एन एक्टर, वो ये नहीं जानते कि मैं टीचर हूँ, और जो टीचर के साथ से आते हैं वो ये नहीं जानते कि जी ये कहीं ना कहीं भाई एक्टिंग भी करता है। तो इस लिहाज से चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। लेकिन उसके बाद एज अ होस्ट जो बात की, उसके बाद एज मोटिवेशनल ट्रेनर और अब कॉन्सेप्ट डेवलपर, ये चीज़ें मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के साथ इनको लर्न किया है और वो नॉलेज ली है। हसीब भाई, आर यू अ सीरियस पर्सन? नेवर। सो हाउ डू यू स्पेंड योर लाइफ बीइंग अ नॉन सीरियस पर्सन? मुझे एक मिनट में एक सवाल में एक और ऐड कर देता हूँ। आर यू अ सीरियस पेरेंट? नहीं, आई एम नॉट। मैंने अपनी ज़िंदगी को कभी सीरियस लिया ही नहीं, पहली बात तो ये। क्योंकि जितना कुछ मेरे साथ हो चुका ज़िंदगी में, तो वो सीरियसनेस जो है वो सब ख़त्म हो गई। और मुझे ये लगा कि यार लाइफ को ऐसे ही चलाना चाहिए कि जो है उस वक्त आपने क्या सोचना है और उस वक्त को आपने स्पेंड करना है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको बाद में आना है। तो वो मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ देखता शुरू किया। मैंने एक्चुअली ये पूछा इसलिए क्योंकि टीचर का जो एक हमारे जहन में जो व्यू है ना, वो बहुत ही सीरियस व्यू है। वो एक ऐसा बंदा है जिसने बड़ा ही सीरियस लेकर चलना है। आपने 3 दिहाइयों तक आप टीच कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल को टीच करते हैं। आपके स्टूडेंट्स आप कहाँ कहाँ पर मौजूद होंगे। सो आज अगर आप अपने किसी स्टूडेंट से मिलते हैं, राह चलते हुए आपको कोई मिल जाता है, तो वो आपको कैसे याद करते हैं? गुड टीचर? हाँ, देखें, मैंने ना, जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मेरे और मेरे टीचर्स के दरमियान गैप बहुत था। अब गैप का मकसद ये है कि मैं अपने टीचर्स से खुल के बात नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं टीचर बना तो मैंने कहा कि यार मुझे ये गैप ख़त्म करना है, और मुझे एक दोस्त बन के अपने स्टूडेंट्स के साथ रहना है। और मेरा और उनका जो एज गैप था वो भी तकरीबन 4 या 5 साल का था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो वो उस एज ग्रुप में आकर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इनको बेहतर चीज़ें सिखा सकता हूँ। अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए, हिस्ट्री पढ़ाते हुए या फिल्म पढ़ाते हुए मुझे ये लगा कि मुझे उनको क्या चीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो वो मोटिवेशन के टीके थोड़े बहुत लगते रहे, और उसके बाद ये इश्क मशूकी की बातें जो हैं, ये एक ऐसा मंजन है जो हर जगह पे हर बच्चे को मिल रहा होता है। और मुझे लगता है जो आपका वो जो वे टू फेम है, उसमें इश्क माशूकी का बहुत ज़रा रोल है। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा अपने, मेरे जितने भी स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको मेरे इश्क की कहानी हमेशा याद रहेगी। और वो इश्क की कहानी
जो है उससे स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद हर चीज़ उससे रिलेट हो रही होती है। आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये पॉडकास्ट आपकी बेगम भी देख रही है। जी, और मेरा इश्क भी देखेगा। तो वो जो 30-32 साल का जो इश्क है, अब वो इश्क कहीं ना कहीं तो आएगा ना, लेकिन वो देखें कि हर जगह उसका नाम लिया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन पीपल डोंट हैव, दे डोंट नो कि वो कौन है, लेकिन बस उनको पता है कि कोई है। अब आपने मुझे भी कंफ्यूजन है, आपने नो बीएस का ओथ लिया हुआ है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। सो ये कोई इंसान है? नहीं तो इंसान है, बिल्कुल इंसान है, और उस इंसान के साथ ज़िंदगी के बहुत साल गुजरे हैं, लेकिन बस ये हुआ कि ज़िंदगी ने इतना साथ नहीं दिया कि वो मेरे साथ होती, तो वो अल्टीमेटली, लेकिन ये है कि एक आपका इश्क होता है और बहुत सी मोहब्बतें होती हैं, तो मोहब्बतें तो बहुत चलती रही, लेकिन वो जो एक इश्क है वो अभी भी कहीं ना दिल को ख़राब कर जाता। हसी भाई, आपका एक तो मल्टीपल आपके प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन को थोड़ा थोड़ा टच करूँगा, लेकिन लेट अस फिनिश द टीचिंग। मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने आज तक, आई डोंट नो, स्टूडेंट ने पैसे ऑफर किए कि सर मुझे ग्रेड ए दे दें, ये लें, पैसे ले लें अंडर द टेबल? नहीं यार, पैसे ऑफर नहीं किए, लेकिन एक बच्चा मेरे पास आया, वो CSS का कोई इम्तिहान मेरा था और एक कोई पास्ट पेपर्स मेरे से लिखवा के लेके गया कि सर इसके आंसर्स मुझे आप बता दें, तो मैंने वो दिया और उसके बाद उसने मुझे उसके पैसे दिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि उसने मुझे पास्ट पेपर्स को करने के पैसे क्यों दिए, लेकिन ये था कि वो उसने मुझे कहा सर इसका अगर आप जवाब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। और यू नो, वाइल वी आर ऑन दैट, किसी स्टूडेंट का ओपन अनाउंस्ड क्रश आपके ऊपर? बहुत। अच्छा, तो आप कैसे मैनेज करते हो? कुछ भी नहीं, आपने उनके साथ आके एक ही लफ्ज़ है जो आप कहते हैं कि बेटा अल्लाह आपको जीता रखे, सुकून कर जाओ, फौरन बेटे के लेवल पे आ तो जाओ। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को उसी तरह ही आप समझते हैं कि एज अ प्रोफेशनल आपको वो चीज़ उसी तरह ही समझ आनी चाहिए कि देयर ऑट टू बी थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए इस लिहाज से, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया बॉयज़ कॉलेज से पढ़ाना। अब बॉयज़ कॉलेज के अंदर लड़कों की क्लास पढ़ाना बहुत मज़ा है कि आप उनसे जिस तरह की भी बात करें, वो नो BS वाले काम है कि आप जो मर्जी उनको ज़िंदगी में कह रहे हैं, दे अंडरस्टैंड यू। लेकिन जब आप लड़कियों को पढ़ाने की बात आती है, उसमें आपको फिर अपनी ज़बान का ख्याल बहुत रखना पड़ता है, तो वो अपनी ज़बान के ख्याल में आपको आता है कि नहीं यार, अब इसमें बच्चे मुझे जज करनी शुरू कर देंगे। लड़के जज नहीं करते, लेकिन बेटियां जो हैं वो इस मौके के ऊपर ये ज़्यादा जज। मैं इसी टॉपिक पे आपसे एक और सवाल भी पूछूंगा, बट इसके फौरन बाद, ठीक, सबसे लेमेस्ट एक्सक्यूज किसी बच्चे ने आपको क्या दिया है कोई असाइनमेंट ना जमा कराने का? कि सर मेरे घर के हालात आपको नहीं पता कि सर क्या है। तो मैंने कहा यार, अगर मैं तुझे अपने घर के हालात सुनाऊंगा तो तू रो पड़ेगा। इस तरह मुझे ये वाली चीज़ें ना बताएं। बात यह है कि मेरे से सच बात बोलोगे, सच के साथ चलोगे, तो शायद मैं तुम्हारी बात मान जाऊं, लेकिन जहाँ पे तू मेरे से ड्रामे करेगा बेटा, तो मैं तेरे से ज़्यादा ड्रामे करता हूँ। और मैंने कहा मैं वो बैक बेंचर हूँ जिसने पीछे बैठ के पूरी क्लास को एंजॉय किया हुआ है, तो मैं वो फर्स्ट लाइन में बैठने वाला कभी भी स्टूडेंट नहीं था। मैं कहा बेटा मैं बैक बेंचर ही था, और मैं बैक बेंचर के साथ ही ज़िंदगी के सारे जो रमूज़ हैं वो वहीं से सीखें। ज़बरदस्त। आपकी पिछली बात के ऊपर, आर यू अ फेमिनिस्ट हसी भाई? मुझे फेमिनिस्ट की डेफिनेशन बता दें कि क्या होती है। नहीं, डेफिनेशन आपकी अपनी है, मैं तो आपसे पूछूं। नहीं, मेरे हिसाब व्हाट इज फेमिनिज्म फॉर यू? मेरे लिए ये है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर। ओके, दैट इज़, अगर आप उनके साथ हैं, दे शुड बी कंफर्टेबल विद यू वर्किंग, और आप अपने साथ हैं, अगर वो आप फॉर एग्जांपल अ लेडी एंटर्स द रूम, यू नीड टू स्टैंड अप, दैट्स इट। जो उनके साथ है, द रिस्पेक्ट दैट यू गिव टू दैट लेडी, वो आपके लिए इट स्टार्ट्स विद योर हाउस, अपने घर में ही आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन चीज़ें आपको इसी तरह ही लगती हैं कि रिस्पेक्ट करें, और अगर आपको वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों और आप उनकी सक्सेस स्टोरी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाएं, तो आई थिंक कि वो आप अगर उनको फैसिलिटेट कर देते हैं तो दैट्स गुड, दैट इज़ व्हाट आई। अगर आप अपने बिजली का बिल जमा कराने के लिए बैंक की लाइन में खड़े हुए और एक खातून आपके साथ आती है, लेडीज़ करती हुई, वो आपको क्रॉस कर जाती है, आप बोलेंगे, आप उसको रोकेंगे या गोरी ज़रूर कराऊंगा? गुस्से वाला नहीं? या गोरी ज़रूर, स्माइल, मैं गुस्से वाला ऐसा नहीं आता, लेकिन स्माइल ज़रूर आती है, और स्माइल करके तो मैं
अरे यार ये क्या मतलब क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें, हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो वो सारी बीबियां जो हैं वो लाइन में लगी हुई होती हैं, और जब मोमेंट आप पाकिस्तान में आते हैं तो ये सारे हस्बैंड हजरात जो हैं वो अपनी बीबियों को पासपोर्ट पकड़ाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ आगे चले जाओ, तो वो कहती हो जी मैं लेडीज़ हूँ इसलिए मुझे आप ये दे रहे हैं। उन्होंने कहा यही लेडीज़ दुबई में तो लाइन में लगी हुई थी, यही लेडीज़ फ्रांस में तो दुबई यहाँ पे लाइन में लगी हुई थी, तो पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि आपको इज्जत का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि जी फर्स्ट लेडीज फर्स्ट वाला बात आ जाती है। तो वो चीज़ डिफरेंस है कि आप इकट्ठे और हम उतावली कौम पाकिस्तान में पहुंच के हम उतावले होते हैं, ये पता नहीं क्यों। तो वो हमारे लिए वो चीज़, अब आप खुद आपने बहुत बार ट्रेवल किया हुआ है तो आप देखेंगे कि जो खातून लाइन में लगी हुई है कि वो वहां पे उनके साथ पंगा नहीं करेगी कि यार ये पता नहीं क्या कह दे, लेकिन पाकिस्तानियों को वो माशाल्लाह बड़ी बड़ी सुनाएंगे, और वहां पे उनके मियाँ ही कह रहे होंगे कि यार आपको लेडीज की इज्जत करनी नहीं आती। लेडीज की इज्जत यही है कि जी आपको जो लाइन में आप हैं उसी लाइन में ही रहे, फॉलो करें। और वो फॉलो करें, और इसमें आपको क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं। ट्रू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी वाइफ कभी जाए बिल जमा करवाने तो वो इस तरह की बात करती है, तो मैं उनको कहता हूँ यार ये अपना लेडी कार्ड ना खेला करें, आप दे दें, अगर वहाँ पे रश है तो आप छोड़ दें, बेटे को आप कह दें बेटा वहाँ पे खड़ा हो जाएगा या कोई और आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, और वहाँ से किसी और जगह पे हम बिल जमा करवा सकते हैं। आसिफ भाई, कमिंग ऑन टू दैट, आपके कितने बच्चे हैं? आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। एक बेटा और एक बेटी। माई सन इज़ 18, माई डॉटर इज़ 14। सो हाउ डू यू ट्रीट योर सन एंड डॉटर? डू यू ट्रीट देम डिफरेंट? नहीं, कोशिश मेरी ये होती है कि उनके साथ बहुत ओपनली बात की जाए। मैं अपने बेटे के साथ तो आई एम वेरी ओपन, वेरी ओपन। वेरी ओपन, वी कैन डिस्कस। आपका बेटा आपसे आके पूछे कि मुझे एक लड़की अच्छी लगी है या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, हाउ वुड यू टेक? मैं उसको 2 जगह पे उसको बता चुका हूँ। 18 साल पे जब वो हुआ तो मैंने उसको कहा कि यार तू ना, मुझे ज़रा थोड़ा सा तेरा माहौल ठीक नहीं लग रहा, तो इस तरह करते हैं कि तुझे ना मैं प्रेजेंट देता हूँ एक मसाज का तो यार तेरा मसाज करवा दे। तो उन्होंने कहा नो 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 ये नहीं हो सकता, मतलब मैं आप ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कह दिया यार मेरे अब्बा ने मेरे लिए नहीं किया था तो मैं कम से कम अपनी औलाद के लिए कर लूँ। ऑन टू द अदर साइड, मैंने अपनी बेटी अभी बड़ी हो रही है तो मैंने बेटी को सबसे पहले यही कहा कि अगर आपको ज़िंदगी में बेटा कोई पसंद आता है तो अम्मा से पहले मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत, क्योंकि देखें मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 18 साल में अगर कोई बेटा या बेटी, अगर आपको कोई लड़की या लड़का पसंद नहीं आया तो आप एबनॉर्मल हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है और आप नहीं बता सक रहे तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी वजह से, कोई ख़ानदानी प्रेशर है उसकी वजह से आप किसी को नहीं बता रहे। लेकिन इफ़ यू विल बी ओपन आप ज़रूर बताएंगे। जिस तरह मेरी बेगम का क्रश है शाहिद अफरीदी, मेरी बेगम अभी तक, और आजकल नया उनका क्रश आया हुआ है मंसूर अली खान। ये एंकर है। तो वो आप मंसूर भाई अगर आप सुन रहे हैं तो वो रोज रात को मुझे आपको सुनना पड़ता है इस वजह से कि मेरी बेगम सुन रही होती है, तो वो चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। लेकिन इट इज़ नॉर्मल कि आपको कोई पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पसंदीदगी किस लेवल तक जाएगी। पसंदीदगी उसी तक की है कि यार यू लाइक टू लिसन टू दैट पर्सन, यू लाइक टू सी दैट पर्सन, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। मुझे मेरे लिए ये लगता है। तो मैंने अपने बेटे और बेटी दोनों को इस लिहाज से रखा हुआ है कि डजंट मैटर। और हाँ, एक दफ़ा अभी मेरे बेटे ने पिछले दिनों मुझे एक रील भेजी, उसमें लिखा था कि आप अपने बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं आपके बच्चे आपको वैसे ट्रीट करेंगे। उसने और मेरे से उसने डिस्कशन के तौर पे उन्होंने कहा डू यू एग्री विद दिस बाबा? मैंने कहा नो आई डोंट। उन्होंने कहा वाई? मैंने कहा देखो, जब आपको बच्चों को ट्रीट किया जा रहा होता है उस टाइम पे उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप माँ बाप बूढ़े हैं तो आप माँ बाप को उस कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकालेंगे? बात है। और आपने उन माँ बाप को उस कंफर्ट जोन में रखना है कि जिन माँ बाप ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप माँ बाप का टाइम है कि आप उनको कंफर्ट जोन में रखें। अब माँ बाप ने अगर आपके साथ आपको इग्नोर किया हुआ है या आपको कुछ बोला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब बड़े हो जाएं तो आप भी माँ बाप, आपने मुझे बचपन में ये कहा था तो अब मैं आपको ये कर रहा हूँ। मैं कहा यार ये दिस इज BS। तो इस BS को मैं बिल्कुल नहीं मानता। और मेरे लिए ये कंसर्न है कि जहाँ पे रिलीजन या रिलीजन के बगैर भी अगर आप बात करें तो जिन दो लोगों ने आपको यहाँ पे पाला है, आपके पेरेंट्स हैं, उनका आपको आपके साथ ज़िंदगी गुजारना और आप
कुछ भी नहीं थे और आपको यहाँ पे ला के खड़ा करना, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स. So, see, by one sentence kind of advice to parents that you would want to give. गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन. बिकॉज मैं ये कहता हूँ अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है. तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और ये प्यार करने वालों के लिए ये भी यही है कि अगर आप अपने प्यार करने वालों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और तो दे रहा है. तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना प्यार जो है वो, अपना टाइम जो है वो ये ना कहें. वो बानो आपा बड़ी अच्छी एक बात लिखी उन्होंने कहा अगर कोई आपसे प्यार मांगता है तो उसको प्यार सिखाना ना शुरू कर दें, उसको प्यार दिया जाता है. तो प्यार सिखाएं ना. हमारे मर्दों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये है कि हम प्यार सिखाने लग जाते हैं. मैं इस तरह चाहता हूँ कि तुम हो जाओ. अबे क्यों हो जाओ यार, वो उसकी एक अपनी एंटिटी है, उसकी एंटिटी रहने दें. ये प्यार के 99 असूल टाइप कोई किताब तो नहीं लिखते आप? मेरी ख्वाहिश बड़ी है कि मैं ना जितने लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है उसके हिसाब से ना मैं कोई और मैंने ये चीज़ नोट की है, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, मैं रिसर्च कर रहा था, आपसे प्यार मोहब्बत के बहुत सवाल किए. जी एग्जैक्टली, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि ये भाई इसी में बिल्कुल सेट है. मेरे अपने बॉस मुझे कह रहे होते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब मुझे कहते हैं कि यार 105 तो आपकी मोहब्बतें हैं. मैंने कहा चले सर आपने 105 कह दी हैं तो ये तो पक्की हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है. वो संजय दत्त कहता था ना कि नहीं मिल मिला के इतने कर लें, तो मैंने कहा चलें आप कह रहे हैं तो 105 तक ले आते हैं, वरना इससे ज़्यादा ही है. हसी भाई, मैंने आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया पे भी बात करनी, बट उससे पहले क्विक रैपिड फायर ताकि हम इस फ्लो को तोड़ सके. कॉफ़ी और टी? कॉफी. बीच और माउंटेन्स? बीच. सो तेरे मेरे बीच में बीच में फिर तेरे मेरे बीच में. जी. स्वीट और नमकीन? नमकीन. नाइट आउल और अर्ली बर्ड? आई एम अर्ली बर्ड. कैट्स और डॉग्स? दोनों ही नहीं. सुबह उठ के सबसे पहले अपने फ़ोन का कौन सा नोटिफिकेशन खोलते हैं? व्हाट्सएप मेरे ख्याल से उन्हीं के साथ याद. क्या आप शावर में सिंग करते हैं? हाँ. yes. कौन सा गाना? अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं. ओके. सबसे ज़्यादा कौन सा इमोजी यूज़ करते हैं आप अपनी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में? हार्ट और चामीन. हार्ट और चुम्मी. एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही होना चाहिए. हार्ट और चुम्मी है जी, ये दो चीज़ें बहुत. लड़कियों में स्पेसिफिकली सबसे पहली कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है? स्माइल. ओके. आपका फेवरेट हिडन टैलेंट जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया? प्लीज़ बहुत प्यार मोहब्बत की बात ना. नहीं, फेवरेट हिडन टैलेंट टू सर्टेन एक्सटेंट राइटिंग है. एक तो मुझे कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ फिल्म बनाऊं या ड्रामा लिखूं तो वो एज ए राइटर मुझे लगता है कि मैंने 2-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बेहतर है. क्रिकेट और फुटबॉल? यार मैंने दोनों खेले हैं, लेकिन आई बिलीव पहले तो क्रिकेट थी, लेकिन अब आई एम अ फुटबॉल फैन. व्हाट्सएप और ईमेल? फीमेल होता तो मैं लेकिन इट्स व्हाट्सएप. Sorry, thank you very much. And now before the last bit of हमारा जो section है, वो मैंने काफ़ी एक interesting topic पे आपसे बात करनी है, और वो है the other side. एग्जैक्टली. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ या मैं जानना चाहता हूँ, why did you become a part of the other side? देखिए, एक तो जब कॉन्सेप्ट मेरे पास आया था द अदर साइड का, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था. और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज़ ऑलवेज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. आप एक स्टोरी आप सुन रहे होते हैं, और बीइंग अ पार्ट ऑफ मीडिया मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम एक साइड की स्टोरी सुन के अपनी जजमेंट्स दे देते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन उसकी कहानी भी तो सुननी पड़ती है. तो मुझे लगा कि हम ये जो द अदर साइड जो हम एक अपना यूट्यूब का चैनल अपना बना रहे हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि दुनिया को अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो सारी दुनिया एक साइड के ऊपर अपनी जजमेंट दे रही होती है, तो हम को कहते हैं कि नहीं, इस तरह भी सोच के देख लें, अगर ऐसे हो सकता है तो इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं. हसी भाई, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे एक्साइटेड हैं अबाउट द अदर साइड? एक्साइट अच्छा है आपका ये नो BS इज़ गुड, और उसके बाद मेरा नो फिल्टर विद हसीब खान है, वो एक मज़ेदार चीज़ है. मुझे ये लगता है कि हम तस्वीरें भी अगर नो फिल्टर के साथ लगाएं, आवाज़ भी लोगों की अगर हम सुन रहे हो बगैर फिल्टर के, तो वो चीज़ें ज़रा लोगों को सुनाई जाए. बाय द वे, फिल्टर से मुझे याद किया, व्हाट डिड यू डू विद योर आईज?
ये भी आपकी आंखें ये बदली भी हुई। कहीं ना कहीं जी हमारी वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोमिना, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी आंखों को थोड़ा सा ओपन कर दिया जाए। मुझे सब लोग ये कहते थे कि मेरी क्लास फेलोज के तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं अगर नज़र आ जाए तो तो ये डॉक्टर मोमिना ने जो है वो मेरी आंखें ज़रा थोड़ी सी खोल दी हैं, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिफरेंट चेंज है मेरे चलो गुड, अच्छा है। तो वो मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी ना ड्रोलिंग हो रही थी, तो वो नीचे हो रहे थे शायद, चिन्ह एज फैक्टर है, तो उनमें फिर डॉक्टर मोमिना ने कहा कि जी इसको हम थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देते हैं, तो वो काम करवाया। एज फैक्टर आपने क्यों कहा? आपको नहीं पता कि 40 इज द न्यू 30? नहीं नहीं, आई नो दैट, लेकिन हमारे लिए होता यही है कि हम अपने आप को अंदर से, तो हम जो अपने आप को समझ रहे होते हैं वही होते हैं, लोगों के सामने हमने ज़रा अपने आप को बनाना होता है, वो उसी तरह ही चीज़ें चला रहे होते हैं। हसी भाई, what is or what has been the most rewarding moment of your life? Rewarding moment, and by reward I don't mean money or monetary reward. The rewarding moment is the love and respect I get from my students all over. मेरा बेटा इस बात के ऊपर बड़ी टेंशन लेता है कि आप हर एक को बेटा कह देते हैं, तो मेरी बेटी भी ये कहती है कि जी इतने आपके मैसेजेस के, आपका जो आपका कॉन्टैक्ट्स है उसमें इतनी बेटियां हैं, तो वो बेटियां और बेटे बहुत हैं, और वो जिस वक्त आप पे मेरे साथ प्यार मोहब्बत के साथ बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं, और इतने साल गुजरने के बाद भी अभी तक दे आर इन कांटेक्ट विद मी, तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे एक अच्छी फीलिंग है जो आप अपने हिसाब से देख रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो एज ए टीचर जो जितना मैंने सुपीरियर ग्रुप के लिए काम किया, और जो कुछ मैंने जो भी चीज़ बनाई, मैं एक ही दफ़ा चौधरी साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बात की कि जी क्या किया आपने, तो मैंने कहा जी आपके ख्वाबों को अल्फाज दिए, तो हमने अपने चीज़ें हमने कि आपका जो चीज़ें सोचते थे उन चीज़ों को लिखना, उनको अल्फाज देना, प्रोस्पेक्टस बनाना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। तो मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मिलना फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी, सुपीरियर ग्रुप, वो एक बहुत बड़ा ऑनर है दैट आई विल बी टेकिंग विद माई सेल्फ। And do you have regret in your life? रिग्रेट नॉर्मली एज सच इतने नहीं हैं, लेकिन एक रिग्रेट है जो मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। अब्बा ने अपनी डेथ से एक दिन पहले मुझे बुलाया था कि भावलपुर आ जाओ, तो मैं बेवकूफ़, मुझे समझ नहीं आया, तो मेरी बहन थी मरियम को समझ आ गया, मरियम चली गई, और मैंने अब्बा से कहा कि आपकी 28 फरवरी को आपकी बर्थडे है, तो मैं आपके पास 26 को आ जाऊँगा एंड वील एंजॉय। अम्मा की डेथ हो चुकी थी, तो अब्बा ने मुझे बुलाया, एंड अब्बा न्यू इट शायद कि ये समथिंग कमिंग, तो अब्बा ने उसके बाद फ़ोन बंद किया, और अब्बा ने कहा चलो बेटा फिर देखते हैं इंशाल्लाह। और उसके अगले ही, दैट वाज अबाउट 3 o'clock दोपहर के टाइम था, तो अगले दिन सुबह 6 बजे ही पास्ट अवे। तो एक रिग्रेट ज़िंदगी का ये ज़रूर है कि मैं अपने सब स्टूडेंट्स को भी ये बात कहता हूँ, और सब बच्चों को भी, कि अगर माँ बाप बुला रहे हों तो आ जाना चाहिए। मुझे वो चीज़ लगती है, वो ऐसा जितनी वो नहीं थी, मेरी अपनी एक कंसिडरेशन थी कि मैं अब्बा की बर्थडे विश करूँगा और अब्बा के साथ टाइम गुजारूँगा, लेकिन वो नहीं हो सका, तो दिस इज़ अ रिग्रेट इन माई लाइफ। हसी भाई, थैंक यू वेरी मच। एक ऑनेस्ट और अर्नेस्ट गुफ्तगू आपके साथ हुई। मैंने ज़्यादा आपसे सवाल आपके बैकग्राउंड वगैरह के इसलिए नहीं किए क्योंकि वो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, आपकी पुलिस जर्नी, वहाँ से आपकी टीचर्स जर्नी, बट मैं ये अप क्लोज एंड पर्सनल हम लोग ये बताना चाहते थे अपनी ऑडियंस को कि हु एग्जैक्टली इज़ हसीब खान, और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेन हर दफ़ा सुन के मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ। आप बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज़ को जितनी आसानी के साथ बता देते हैं, यही आई थिंक आपकी सबसे बड़ी पावर है। थैंक यू फॉर बीइंग अ गेस्ट ऑन नो BS कास्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।